नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपराजिता जीएस एकेडमी में। लास्ट टाइम जो मैंने हिंदी को लेके पार्ट फर्स्ट बनाया था वो मैंने वर्ण को लेके बनाया था। वर्ण में बता दिया था, वर्ण के भेद बता दिए थे। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पे, वायुस्थान वेग के आधार पे और तारत्व के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पे हमने 2 भेद बताए थे, स्वर वर्ण बताया था और व्यंजन वर्ण बताया था। स्वर वर्ण मैंने बता दिया था, स्वर वर्ण के 4 भेद बताए थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, इन सब हमने बता दिया था। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा ये व्यंजन का रहेगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हमने स्वर वर्ण में बताया क्या था, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा पूरी देख लीजिए। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वे हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। मतलब समझिएगा, जो वर्ण का अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं होगा और वो जो वर्ण हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाएगा। लिख लीजिए, जिन वर्णों का अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता है, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हों उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। जिन मतलब समझिएगा, जिन वर्णों का अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं होता है उनको, और वो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हों उन्हें ही क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, जिन वर्णों का अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता है, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाएगा। अगर बात कर ली जाए व्यंजन वर्ण की मूल संख्या की बात कर ली जाए तो मूल संख्या और कुल संख्या। देखिए, मैं यहाँ पे आपको मूल संख्या और कुल संख्या पे बहुत जोर दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्या करता है, कभी कभी मूल संख्या पूछ लेता है, कभी कभी कुल संख्या पूछ लेता है। तो आप लोगों को मूल संख्या और कुल संख्या दोनों का बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जो व्यंजन वर्ण है इनकी जो मूल संख्या होती है, इनकी मूल संख्या 33 होती है, और अगर इनकी कुल संख्या की बात कर ली जाए, इनकी कुल संख्या होती है 39 होती है। समझिएगा, जो व्यंजन वर्ण है इनकी जो मूल संख्या है, मूल संख्या 33 होती है, ठीक है, और इनकी जो कुल संख्या है 39 होती है, ठीक है। अब बात कर ली जाए व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद की बात कर लीजिए तो कुल इसके होते हैं, व्यंजन वर्ण के कुल कितने होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, उष्ण व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन होता है और वैदिक व्यंजन होता है। देख लीजिए, पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा द्विगुण व्यंजन, छठा होता है वैदिक व्यंजन,
ठीक है, ये इसके 6 भेद होते हैं। समझिएगा, फिर से एक बार ऊपर से समझ लीजिए। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता है, जो वर्ण हमेशा स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर बात कर ली जाए व्यंजन वर्ण की कुल संख्या की बात कर ली जाए तो कुल संख्या इसकी होती है 39 यानी 39 होती है। अगर इसकी मूल संख्या की बात कर ली जाए तो इसकी मूल संख्या होती है 33 होती है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण के जो भेद की बात कर ली जाए, व्यंजन वर्ण के कुल जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन होता है और वैदिक व्यंजन होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन 6 भेद के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। सबसे पहले हमको पढ़ना है स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ना है। इसको आप लोग अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं उसके बाद। ठीक, अब हमें पढ़ना है स्पर्श व्यंजन। हमें स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब देखिए बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों का जो उच्चारण है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत, मूर्धामोष्ठ। देखिए कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण, इन उच्चारण में इन सब का अधिक प्रयोग किया जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ इन सब का अधिक प्रयोग किया जाता हो, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अगर बात कर ली जाए इनकी कुल संख्या और मूल संख्या की बात कर ली जाए, संख्या और मूल संख्या, मूल हो गई कुल संख्या। देखिए अगर इनकी मूल संख्या की बात कर ली जाए तो इनकी मूल संख्या होती है 16 और कुल संख्या की बात कर ली जाए, कुल संख्या होती है 25। याद रखिएगा, फिर से मैं बता देता हूं स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओष्ठ, मतलब क्या है? कंठ, तालु ऊपर वाला हो गया, कंठ, तालु दांत हो गए, दंत, मूर्धा मतलब जीभ हो गई, और जो है ओष्ठ मतलब क्या होगा? हमारे ओठ। इन सब का जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्रयोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की अगर कुल संख्या की बात कर ली जाए तो कुल संख्या होती है इसकी 25 यानी 25 होती है। अगर इनकी मूल संख्या की बात कर ली जाए तो इनकी मूल संख्या होती है 16। अब बात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होती है। पहला होता है का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, और क्या आता है इसमें? अड़ा, ये आता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है चा वर्ग होता है। चा में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया। और तीसरा वो कौन सा होता है? तीसरा होता है टा में होता है टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, अड़ा और झा, अड़ा, ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ता वर्ग में आ जाते हैं। ता, था, दा, धा, मा। ता, था, दा, धा, मा। ता वर्ग में है ता, था, दा, धा, मा, ये आते हैं। इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद होता है पा वर्ग होता है। पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा, ये हो गए हमारे, क्या हो गए? वर्ण हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा ये जो वर्ग है, का वर्ग है, का वर्ग का उच्चारण जो होता है ये कंठ से होता है। याद रखिएगा, जो का वर्ग का उच्चारण है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो है ये हमारा जो है
कंठ से उच्चारण होता है इसका। और चा वर्ग जो है हमारा, ये चा वर्ग है, चा वर्ग का उच्चारण हमारा तालु से होता है, चा वर्ग का उच्चारण हमारा तालु से होता है। ठीक है, अब इसके बाद टा वर्ग आ गया। टा वर्ग का जो उच्चारण है हमारा मूर्धा से होता है, याद रखिएगा, टा वर्ग का उच्चारण हमारा मूर्धा से। ता वर्ग का उच्चारण हमारा दंत से होता है। देखिए जब ता बोलेंगे आप लोग, ता, तो जीभ देखिए दांत में लड़ती है कि नहीं लड़ती, ता था दा धा, ये देखिए ये इस तरह होता है ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ये हो गया। ठीक, पा वर्ग का उच्चारण हमारा ओष्ठ से होता है। देखिए पा फा, देखिए दोनों ओठ मिलेंगे, बिना दोनों ओठ मिलाए आप पा बोल दीजिए, वा नहीं होगा ना, इसलिए पा फा बा भा मा, ये हो गया ओष्ठ, ये उच्चारण हो गया। ठीक है, अब इनकी कुल संख्या, मूल संख्या जो ये हमारे बीच के हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो हमारे वर्ण हैं ये है हमारे 16। ये क्या है, हमारे मूल वर्ण है, मूल स्पर्श व्यंजन है, मूल संख्या है। ठीक है, और जो अगर इसकी पूरी की बात कर ली जाए तो पूरे हो जाएंगे हमारे 25, ये हमारी कुल संख्या हो जाएगी। समझिएगा, देखिए जो हमारे बीच के जो 16 वर्ण हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन के मूल संख्या होती है, और अगर पूरे की बात कर ली जाए ये क्या होती है, ये हमारी कुल संख्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन जो 25 वर्ण हैं हमारे, ये टोटल जो हमारे 25 वर्ण हैं, ये जो हमारे पूरे 25 वर्ण हैं, अगर इनको हम लोग एक शब्द में बोला जाए, एक शब्द में क्या कभी कभी पूछ लेता है, उदित वर्ण किसे कहते हैं, उदित वर्ण किसे कहते हैं, क्वेश्चन में आपके ऐसे ही पूछ लेगा, उदित वर्ण किसे कहा जाता है, उदित वर्ण किसे, निम्नलिखित में से उदित वर्ण किसे कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, का से लेके मा तक, पाफा बाभा मा, का से लेके मा तक के सभी वर्णों को उदित, एक शब्द में उदित वर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो एक समझाने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए नोट डाल के आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। देखिए का से लेकर, का से मा तक के 25 वर्णों को एक शब्द में उदित वर्ण कहा जाता है, उदित वर्ण कहा जाता है। समझिएगा, फिर से एक बार हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा फिर से बता देते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का अधिक प्रयोग होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या 16 होती है और कुल संख्या 25 होती है। अब जो ये 25 कुल संख्या 25 है, अगर एक शब्द में इन 25 वर्णों को अगर पूछ लिया जाए क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उदित वर्ण कहा जाता है। का से लेके मा तक के सभी वर्ण को एक शब्द में उदित वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है, इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन आता है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन, अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की ओर खींची जाए, समझिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस जो है, हमारी सांस है, सांस को हम अंदर की ओर खींचते हैं, ऐसे वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं, ऐसे वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, देखिए अंदर गई आवाज, या, वा, रा, ला, ये जो 4 वर्ण हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिएगा एक शब्द में हम लिखे दे रहे हैं, सांस अंदर की ओर खींची जाए
वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस जो है अंदर की ओर खींची जाए या सांस जो अंदर की ओर खींची जाती है, ऐसे वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, या हो गया, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये जो या और वाह है, ये जो या है और ये वाह है, ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, ये अर्ध स्वर वर्ण भी कहलाते हैं। याद रखिएगा, पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से या और वाह दे रखा हो या फिर दे रखा हो कि या, रा, ला और मा, इन निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर वर्ण है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर वर्ण है, तो आपने बताया कि या है और वाह है, ये इन वर्णों को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इनसे ही हम लोग अर्ध स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, फिर से अगर लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आएगा हमारा ऊष्ण व्यंजन आएगा। इसके बाद जो हमारा आएगा, इसके बाद ऊष्ण व्यंजन की हम परिभाषा देखते हैं। ऊष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्ण व्यंजन हम किसे कहेंगे, उष्ण व्यंजन। उष्ण का मतलब क्या होता है, उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में जो है गर्मी पैदा हो जाए, मतलब कहने का मतलब यह है, ऐसे हम जो वर्ण भी ऐसे वर्ण हम बोलें जिनके उच्चारण करते समय क्या हो जाए, हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाए, गर्मी पैदा हो जाए, ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या होता है, तीनों शा और हा। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाए, ऊष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कौन सा हो गया, शा, शा, शा और हा, ये क्या है हमारे, ये सभी हमारे ऊष्ण व्यंजन कहते हैं। मतलब अगर हम शा बोलेंगे ना, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। ऐसे जिन वर्णों के उच्चारण में हम जो है गर्मी पैदा हो जाए, ऐसे वर्णों को हम लोग ऊष्ण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में 2 व्यंजन वर्णों की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब यह है, वे वर्ण जिनको बोलने में 2 व्यंजन वर्णों को मिलाना पड़े, या 2 व्यंजन वर्णों को मिलाकर जो वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 व्यंजन वर्णों को मिलाकर जो भी वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, 2 व्यंजन वर्णों को मिलाकर बोले जाने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बोला जाए वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। समझिएगा, वे वर्ण जिनको बोलने में 2 व्यंजन वर्णों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। जैसे हो गया छा, छ, त्रा,
ठीक, इधर हो गया ज्ञा और ये हो गया श्रा। ये जो वर्ण हैं ये वर्ण हमारे संयुक्त व्यंजन के वर्ण कहलाते हैं। अभी बनते कैसे हैं, देखिए आधा का अगर ले लें और ये वाला शा ले लें, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, आधा का और पेट चीरे वाले शा को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये छा बन जाएगा। ठीक है, आधा ता और अगर हम रा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ज्ञा बनाना है तो आधा जा और इया, आधा जा और इया को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ज्ञा बन जाएगा। और अगर हम श्रा बनाना है, ठीक है, तो हम आधा शा और जो है हम रा को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए संयुक्त व्यंजन को। दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर बोले जाने वाले को बोला, वे वर्ण जिनको दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर बोला जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये क्या आ जाएंगे, ये सब हमारे व्यंजन संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद द्विगुण व्यंजन आते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद द्विगुण व्यंजन आता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना चाहें, द्विगुण व्यंजन आता है। इसके बाद द्विगुण व्यंजन को द्वित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कई नाम होते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, देख लीजिए, जिन व्यंजन वर्णों को दो व्यंजन वर्ण के गुण पाए, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों में मैं लिख देता हूं, जिन वर्णों में दो व्यंजन वर्ण के गुण पाए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें द्विगुण व्यंजन क्या कहा जाता है। जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसमें आता कौन सा है, ये डा आता है और ढा आता है। ठीक है, ये जो चीज है, ये दोनों चीज द्विगुण व्यंजन में आती हैं। इसके बाद आता है वैदिक व्यंजन, किसे कहते हैं, इसके बाद आता है वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन। अब वैदिक व्यंजन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गए हों, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गए हों उन्हें क्या कहते हैं, वैदिक व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, जो वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गए हों उन्हें क्या कहते हैं, वैदिक व्यंजन कहते हैं। एक परिभाषा इसकी ये भी लिख सकते हैं, वे वर्ण जिनका प्रयोग केवल वेदों में किया जाता हो, हिंदी में उनका प्रयोग नहीं हो रहा हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम वैदिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें आता कौन सा है, इसकी संख्या क्या होती है, इसकी संख्या 1 होती है। दोनों का को ऐसे करके मिला दो, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वैदिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नोट करके लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें, इसको अगर परिभाषा लिखना चाहे लिख लीजिए, वे वर्ण जिनका प्रयोग वेदों में होता रहा है परंतु हिंदी में उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, वैदिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कितने शब्द हैं, वर्ण हैं, मराठी भाषा के कितने वर्ण हैं, ये इस तरह से हैं। ठीक है, अब पहला नोट डालिए, अब यहाँ पे नोट डालिए, पहला पॉइंट लिखिए। देखिए, जो हमारा अगर पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में फारसी भाषा के कितने शब्द हैं, कितने वर्ण हैं, बात कर ली जाए, अगर पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में फारसी भाषा के कितने वर्ण शामिल हैं, फारसी भाषा के हिंदी में फारसी के कितने वर्ण हैं,
ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, निम्नलिखित में से फारसी भाषा का वर्ण बताइए कौन सा है। तो कौन कौन से हैं, का, खा, जा, फा। ये देखिए का, खा, जा, फा, इन सबके नीचे आप बिंदी लगा दें, मतलब समझिएगा जिन वर्णों के नीचे इस तरह की बिंदी लगी होगी वे सब क्या कहलाते हैं, वे शब्द का, ख, ज, फ। और एक और है यहाँ पे गा, बीच में गा और है, ठीक है। 5 है, 3 2 5, कुल संख्या कितनी है यहाँ पे, वर्णों की कुल संख्या 5 है। कौन कौन से हैं, का, खा, गा, ज, फा, मतलब जिन वर्णों के नीचे बिंदी लगी हो, अंग की बिंदी लगी हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, ऐसे वर्ण फारसी भाषा के वर्ण कहलाते हैं, जो कि हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो नॉर्मल भाषा है, पूछ लिया जाए, फारसी भाषा कितने वर्ण है, 5 वर्ण है। कौन कौन से, का, खा, जा, फा, का, खा, गा, जा और फा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है, लुंठित डा और लुंठित रा। ठीक है, ये जो हमने ये जो लिखा था, ये जो मैंने लिखा था, इसको क्या बोलते हैं, इसको लुंठित डा या लुंठित रा बोलते हैं। लुंठित डा या लुंठित रा बोलते हैं, ठीक है। ये जो है मराठी भाषा में इन वर्ण का प्रयोग आज भी किया जा रहा है। इस वर्ण का प्रयोग मराठी भाषा में आज भी किया जा रहा है। मतलब ये जो लुंठित रा है और जो लुंठित डा है, इनका प्रयोग मराठी भाषा में आज भी किया जा रहा है। अगर पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं, इसको लुंठित डा या लुंठित रा बोलते हैं। अब बात कर ली जाए कि हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के कितने शब्द हैं, हिंदी में तुर्की भाषा के कितने शब्द हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, तुर्की भाषा के शब्द हिंदी में 2 है। याद रखिएगा, तुर्की भाषा के हिंदी में 2 शब्द हैं, डा और ढा है। ये है हमारा डा, ढा, ये 2 शब्द हैं जो तुर्की भाषा के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हिंदी में बात कर ली जाए, अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द हैं, हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, हिंदी में अंग्रेजी के एक शब्द प्रयोग किया जाता है, आओ को मतलब ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। ये शब्द क्या है, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं वायु संवेग के आधार पे। ये तो था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पे, इतना मैंने पढ़ा। अब इसके बाद जो वर्ण का जो दूसरा भेद है, दूसरा जो है भेद है, वो क्या है, वायु संवेग के आधार पे। वायु संवेग के आधार पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग, वायु संवेग के आधार पे वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, वायु संवेग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब हमें पढ़ना है अल्प प्राण और महाप्राण, इन दोनों के बारे में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, याद रखिएगा। जो है वायु संवेग के आधार पे वर्णों को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण होता है, ठीक है। अब अल्प प्राण बात कर लेते हैं। ऐसे अल्प प्राण का अर्थ होता है, मतलब याद रखिएगा कि थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से या फिर अंदर ली जाए या फिर धीरे से बाहर छोड़ी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, अल्प प्राण याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए
ली जाए या छोड़ी जाए, धीरे से ली जाए या छोड़ी जाए, क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब बात कर ले, अब बात होता है कि अल्प प्राण व्यंजन कहते किसको हैं, मतलब कौन कौन से वर्ण जो है अल्प प्राण होंगे और कौन कौन से महाप्राण होंगे। तो देखिएगा, जो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? मतलब जो हमने 25 यहाँ पे लिखे थे ना, ऐसे जो का से लेके यहाँ, का से लेके यहाँ माँ तक लिखा था, इनमें से पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, का, खा, गा, रा, मा। ठीक है, ये जो हमने ऐसे लिखा था, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, ये हो गए का, खा, गा, घा, अंगा। यानी पहला वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। समझिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कहलाता है अल्प प्राण कहलाता है। और दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। देखिए, क, ग और अंगा, ये सब क्या है? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, अगला, हाँ एक चीज और है, या, रा, ला, वा, इनके साथ में या, रा, ला और वा, ये वर्ण भी क्या है? ये वर्ण भी हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो अल्प प्राण कहलाएगा ही कहलाएगा, साथ में या, रा, ला, वा, ये वर्ण भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, अगला बात क्या कर लेते हैं? महाप्राण की कर लेते हैं। महाप्राण आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए। मतलब क्या है? इसमें क्या था? वायु धीरे से ली जाए या छोड़ी जाए। महाप्राण में क्या है? वायु तेजी से ली जाए या तेजी से छोड़ दी जाए। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में क्या है? दूसरा और चौथा, ये क्या? ये दोनों क्या है? ये दोनों महाप्राण है, महाप्राण। और ये तीनों क्या है? 1, 2 और 3, ये तीनों क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ठीक है, अब इसके साथ में तीनों शाह मैं महाप्राण में लिखे दे रहा हूं, महाप्राण। इसमें लिख लीजिए, वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। इसके साथ में तीनों शा और हा, ये भी क्या कहलाते हैं? ये भी महाप्राण कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए अल्प प्राण महाप्राण को, फिर से देख लीजिए आप लोग कायदे से। देखिए, हाँ देखिए, इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें अल्प प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए या धीरे से छोड़ी जाए, ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण या अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए इनमें कौन कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अब पहला कौन सा हो गया? जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और अंगा हो गया, ये सब क्या है? ये सब अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पहला, तीसरा, जैसे चा हो गया, जा हो गया, या हो गया, चा, जा, या, ये हो गया। इसके बाद अगर और नीचे आते हैं हम लोग, चा वर्ग में चाचा जी हो गया। इसके बाद कौन सा आता है? टा वर्ग आता है, टा, डा, अड़ा, टा, डा, अड़ा। ठीक है, इसके बाद कौन सा वर्ग आता है? इसके बाद ता आता है, ता, दा और ना। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? पा वर्ग आता है, पा, बा और मा। ये वर्ण क्या है? ये वर्ण हमारे अल्प प्राण वर्ण है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर महाप्राण और या, वा, रा, ला, यहाँ पे लिख लीजिए, या, वा, रा और ला, ये वर्ण भी क्या कहलाते हैं? ये वर्ण भी अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब महाप्राण की बात कर लेते हैं। महाप्राण तेजी से ली जाए,
तेजी से ली या छोड़ी जाए, वायु मतलब तेजी से वायु ली जाए या छोड़ी जाए, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होगा। ठीक है, अब दूसरा चौथा कैसा आ जाएगा, ये तो हो गया हमारा अल्प प्राण का हो गया, अल्प प्राण। ठीक है, अब इधर हम क्या कर लेते हैं, महाप्राण में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए जैसे का हो गया, का पहला हो गया, दूसरा कौन सा, का खा आ जाएगा, का खा गा घा आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसी तरह ये दूसरा वर्ण खा और घा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। इसी प्रकार चा छा जा झा, चा छा और जा, चा छा जा झा झा, ये दोनों हो जाएंगे। वैसे टा 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 टा, इसमें कौन सा आ जाएगा, देखिए जैसे इसमें क्या होता है बताइए, जैसे होता है टा डा अड़ा और टा टा धा अंगा अड़ा, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार होता है, इसी बात देखिए। और इसी तरह से ये चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, हमारा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और इसके साथ में महाप्राण के साथ में दूसरा और चौथे के साथ में तीनों शाह आ जाएंगे, तीनों शाह आ जाएंगे और हा आ जाएगा, ये भी क्या है, ये भी महाप्राण है। ठीक है, अब फिर से एक बार देखिए, तीन या व राला महाप्राण अल्प प्राण कहलाता है, और तीनों शाह क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है हमारा इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे तारतम्य के आधार पर, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।